अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी माशरे के कमज़ोर तबकात की फलाह के लिए वक्फ कर दी है और वो माशरे की ज़बरदस्त खिदमात सर अंजाम दे रही है। हम बात करें सादिका सलाहुद्दीन की, जिनका विज़न है कि बेहतर तालीम और रोज़गार की सहूलियात के ज़रिए आवाम का मयार ज़िंदगी वो बेहतर बना सके। और बहुत सारे स्कूल्स उन्होंने कायम किए हैं। सिंध के इलाकों की बात की जाए, लेकिन मज़ीद हम बताते हैं, एक उनका पैकेज है छोटा सा जिसमें उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाते हैं। सादिका सलाहुद्दीन अपनी जिंदगी मार्जिनलाइज्ड अफराद की फलाह के मिशन को वक्फ कर चुकी हैं और वो तालीम और बेहतर रोजगार से उनकी जिंदगियों में तब्दीली लाने के लिए कोशां हैं। इंडस रिसोर्स सेंटर IRC की पुरअज़म बानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे सादिका अपनी तमाम सलाहियतों के साथ 70 स्कूलों का इंतजाम संभालती हैं, जो खैरपुर, दादू, जामशोरो और सखर डिस्ट्रिक्ट जैसे दूर दराज इलाकों में फैले हुए हैं। सादिका के इस मजबूत इरादे के सहारे चलते इन स्कूलों में 640 से ज्यादा मकामी असातिज़ा बच्चों को तालीम दे रहे हैं, जिनमें ज्यादा तादाद खवातीन असातिज़ा की है, जो 18,000 से ज़ायद तालिब इल्मों को तालीम की रोशनी पहुंचा रहे हैं। हर साल तकरीबन 900 तालिब इल्म कामयाबी से IRC के सोजड़ो डिस्ट्रिक्ट से फारिगुल तहसील होकर निकलते हैं। उनके मजबूत इरादों और खिदमात के एतराफ में उन्हें सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने 2014 में, सिराज इंस्टीट्यूट ऑफ सिंध स्टडीज ने 2019 में और सिंध कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन ने 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं और जाहिर है वो अवार्ड्स, वो एक्नॉलेजमेंट आपको तभी मिलती है जब आपने ज़बरदस्त और बेहतरीन जो काम भी है वो भी किया हो। सादिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। सादिका, हम वुमेन लीडर्स अवार्ड से शुरू करते हैं। अवार्ड को की बहुत मुबारकबाद भी हो आपको। कैसा लग रहा है अभी तक, क्योंकि ज़ाहिर है उसके बाद हमारी बातचीत आज हो रही है। जी अवार्ड की जो खुशी है वो चलती जा रही है, मुस्तकिल चलती जा रही है। और जिस तरह लोगों को पता चला है और उन्होंने मुबारकबाद दी है, क्योंकि इस अवार्ड की इज्जत बहुत है। अवार्ड तो बहुत सारे होते हैं, तो मैं वाकई बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमने इतनी इज्जत मुझे दी। अल्लाह आपकी इज्जत में और इजाफा करे। सादिका साहिबा, आप थोड़ा सा काम से मुतालिक भी जानना चाहेंगे। इंडस रिसोर्स सेंटर जिस तरीके से कायम हुआ, ज़रा एक दहाइयों का सफ़र है, इसका आगाज़ कैसे हुआ इसका? जी, इंडस रिसोर्स सेंटर हमने कायम किया था 2000 में, सन 2000 में। उससे पहले मैं आगा खान फाउंडेशन के साथ काम करती थी और मैंने वहाँ से बहुत सीखा और बहुत, लेकिन ख्वाहिशात की तो कोई इंतहा नहीं है ना। अल्लाह मियाँ ने कुछ बनाया ऐसे इंसान को, तो बहुत सारी चीज़ें करने को जी चाहता था, जो जाहिर है किसी एक दूसरे इदारे के अंदर बैठ के आदमी नहीं कर सकता। तो फिर यही सोचा कि वो नौकरी छोड़ के मैं ये नया काम शुरू करूं और उन लोगों के साथ वो तमाम अपने शौक़ पूरे करूं जो मैं शायद वहाँ नहीं कर सकी थी। तो एक शौक़ ये था कि तालीम हो, और तालीम ख़ास तौर से बच्चियों की हो, क्योंकि बच्चियों की तालीम के बग़ैर हम बड़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन मैं तसव्वुर नहीं कर सकती कि कोई भी मुल्क, कोई भी ख़ानदान, कोई भी इलाका तरक्की कर सकता हो बच्चियों की तालीम के बग़ैर। तो बहुत बुनियादी चीज़ है। तो वो हमने शौक़ अपना पूरा किया। तो सन 2000 में हमने इसको बनाया था। कुछ हम ख्याल लोग थे, हम लोग बैठे और हमने इसको सोचा और आगे बढ़ाया। मैंने बस फुल टाइम इसी में फिर शुरू कर दिया काम, और जब से अब तक मैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब जैसे आपने बताया जी, हाँ सादिका साहब, 640 उस्ताद जी ये जी, लेकिन आगाज़ जी, जब एक टीचर को ढूंढना मुश्किल हो, जब एक उस्ताद की तलाश में मारा फिरना हो, वो चैलेंज कितना बड़ा था? राइट, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। कहीं कहीं तो हमें बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी कि हम स्कूल वहाँ खोलें जहाँ ज़रूरत है, या वहाँ खोलें जहाँ कोई लड़की मैट्रिक पास है। तो इस तरह की कॉम्प्रोमाइज़ हमें करनी पड़ी, और हम बड़ी खुशी से जहाँ हमें कोई मैट्रिक पास लड़की मिलती थी, हम उसका टेस्ट लेके और कोशिश करते थे कि हम इसे अपने इसमें शामिल कर लें, अपने जुलूस में शामिल कर लें।
لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ وہ لڑکیاں جو ہر سال نکل رہی ہیں، جیسے آپ نے پیکیج میں بتایا 900 لوگ میٹرک پاس کر رہے ہیں، تو وہ لڑکیاں جو اب نکل رہی ہیں اب انہیں روزگار چاہیے. ہمارے ایک گاؤں میں خیرپور میں اس دن گئی تو مجھے بڑی جا کے حیرت ہوئی کہ ہماری اپنی جو ایلمنائی تھیں 10 لڑکیاں انجینئر بیٹھی ہوئی ہیں لیکن نوکری نہیں ہے. تو اب جو چیلنج ہے وہ بالکل دوسری نوعیت کا ہے کہ لڑکیاں پڑھ گئیں، نوکری نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں، اس میں سے بہت ساری لڑکیاں، کوئی میرا خیال ہے 96 کے قریب ہمارے ہی سسٹم میں ٹیچرز ہو کے واپس آ گئیں. بہت ساری لڑکیاں جو آس پاس اسکول کھل رہے ہیں اس میں چلی گئیں. لیکن یہ کہ انجینئر کو اگر نوکری چاہیے تو شہر میں چاہیے. یہ بچیاں اتنی دور گاؤں میں رہ رہی ہیں تو ان کے لیے مواقع ظاہر ہے اس کے لیے کم ہے، مگر اس میں سے بھی کچھ جو ہیں وہ سلیکٹ ہو گئیں. ٹیچرز کا جب ریکروٹمنٹ کا امتحان ہوا اور اس میں چلی گئی. لیکن جو ان کا ایمبیشن ہے، جو ان کے خواب ہیں، جس طرح وہ سوچتی ہیں، جس طرح وہ اپنی ذات کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، ان سوچوں میں جو تبدیلی آئی ہے، وہ تبدیلی میں سمجھتی ہوں بہت بڑا ایک مشعل راہ ہے اور بہت بڑا ایک کمال ہے کہ جو ان کو آگے بڑھاتا رہے گا انشاءاللہ. صحیح بات ہے. جو چینج کی آپ نے بات کی نا، وہ چینج بڑا ضروری ہے، اور ظاہر ہے جس علاقے میں آپ نے وہ اسکول قائم کیا، جو سینٹر قائم ہے، وہاں پر وہ چینج وہیں سے شروع ہو جائے گا. تو آج بھی کیا ایسی سچویشن آپ فیس کرتی ہیں جن علاقوں میں آپ نے اسکول ابھی اوپن کیے ہوئے ہیں، تو کیا وہاں پر ابھی بھی بچیوں کو بھیجنے کے لیے لوگ انکار کر رہے ہوتے اور آپ کو ان کو قائل کرنا پڑ رہا ہوتا کہ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجیں، یہ میں نے انہی کے لیے بنائے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ سچویشن تو شروع میں بھی نہیں تھی، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ ہم یہاں کہتے ہیں کہ لوگ کنزرویٹو ہیں، بچیوں کو نہیں پڑھانا چاہتے. میں نے یہ دیکھا کہ تمام ماں باپ ہم جیسے ماں باپ کی طرح اپنی بچیوں کو اور بچوں کو دونوں کو بہت اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں. لیکن مسئلہ ہمارا زیادہ وہ سپلائی سائڈ کا ہے کہ ہمارے اسکول ایسے نہیں کہ جہاں ٹیچر روز آتے ہوں اور اسکول خوبصورت ہوں اور پیار محبت سے پڑھایا جاتا ہو. بچے آتے ہیں کچھ دن، اس کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو یا اسکول اتنے دور ہیں کہ بچیاں تو پیدل جا نہیں سکتی اتنی دور. جو راستے کے مسائل ہوتے ہیں وہ گاؤں دیہات میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو جو میں شروع سے یہی، میرے لیے یہ بڑی لرننگ تھی کہ میں یہ سمجھ کے گئی تھی کہ ہم ان کے لیے اسکول کھولیں گے اور پھر ان کو موبلائز کریں گے اور پھر ان سے کہیں گے اور ماں باپ سے کچھ. یہاں تو ایسا ہوا ہی نہیں. جس دن پہلا اسکول کھولا اس دن پہلے دن 68 بچیاں، ایک گاؤں جو جامشورو کے قریب ہے وہاں پہ ہم نے کھولا تھا اسکول، اور 68 بچیاں جو تھیں وہ ہمارے اسکول میں آ کے داخل ہوئیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ بے چین تھے کہ وہ کسی طرح ان کو داخل کریں. اور وہاں پہ گاؤں کے لوگوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ 12 سال پہلے اسکول بنا تھا لیکن 12 سال سے کوئی ٹیچر نہیں آئی. تو اب اگر 12 سال سے ٹیچر، اس زمانے میں یہ مسائل بہت زیادہ ہوتے تھے. مجھے خوشی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اب اتنے سال گزرنے کے بعد سرکار ہو یا غیر سرکاری جو کام کرنے والے ہیں، ان سب لوگوں نے کافی سیکھا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ مسئلہ ہمارا ہے. دراصل ہمیں اپنے پروڈکٹ کو بہتر بنانا ہے، ہمیں اپنے اسکولوں کو ایسا بنانا ہے جو لوگوں کو اچھی زندگی گزارنا سکھائیں. صرف تاریخ جغرافیے سے زندگی نہیں گزرتی، بہت ساری اور اسکلز بھی چاہیے ہوتی ہیں. ہم اپنی بچیوں کو، آپ حیران ہوں گی کہ ہم اپنی بچیوں کو نکاح نامہ تک پڑھاتے ہیں کہ تمہارے حقوق کیا ہیں. جب تمہاری شادی ہو تو نکاح نامہ پڑھ لینا ضرور. جی، بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں کیونکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ لوگ تربیت بھی کر رہے ہیں، جو شعور ہے ان کو. جی، ان کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ وہ اس ملک کی ایک مکمل شہری ہیں، اور اس مکمل شہری کے آئین نے بہت سارے آئین تک وہ رکھے ہوئے ہیں، حقوق رکھے ہوئے ہیں. ان حقوق کو حاصل کرنا ان کی ذمہ داری بھی ہے. صرف یہ نہیں کہ ان کے لیے ضروری ہے بلکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ. تو ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھئی مذاکرات کیسے کرو، اپنے فیصلے کیا سوچ کے کرو. ماں باپ سے اگر کوئی بات کرنی ہے تو کس طرح تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے اور اپنی بات بھی کہہ سکو. تو مجھے بہت مزہ آتا ہے جب وہ لڑکیاں یہ 6ٹھی 7ویں 8ویں جماعت میں یہ
तरबियत होती है, क्योंकि 9वीं 10वीं में बच्चे मसरूफ़ ज़्यादा हो जाते हैं, 6ठी से पहले छोटे ज़्यादा होते हैं। तो ये जो एडोलेसेंट का ज़माना है, जो एक मुश्किल उम्र का एक हिस्सा होता है कि जिसमें बच्चे बदमिजाज भी हो जाते हैं, जिसमें उनके अंदर भी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, उनके बाहर भी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, उनकी सोच में भी आ रही होती हैं। और वहाँ पे उन बच्चियों को कुछ अब ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है कि जो उनकी बात को समझ सकें, जो उनके मसाइल को समझ सकें, जो उनके हालात को समझ सकें और जो उनको सही मशवरे दे सकें। तो ये बच्चियां फिर वो उन सही मशवरों की तलाश में होती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि टीचर्स को हम ऐसे ट्रेन करें कि वो बच्चियों के इन मसाइल को समझें, इनको सही मशवरे दे सकें, उनकी जो दोस्त हैं आसपास वो उनको सही मशवरे दे सकें। सक्सेस स्टोरीज भी होती हैं आपके पास? जी सक्सेस स्टोरीज माशाल्लाह बहुत होती हैं। माशाल्लाह। वो उनके कैरियर की भी होती हैं और वो उनकी ज़िंदगी में और जो कुछ उन्होंने चीज़ें की हैं उसकी भी होती हैं। और मैंने देखा कि हम ख़ानदानों की बात करते हैं, क्योंकि ये सब बच्चियां बहुत बड़े घरानों से, बड़े से मेरा मतलब है तादाद में बहुत बड़ा ख़ानदान, बड़ा और कुनबा होता है, सारे झमेलों से निकल के आती हैं, तो बड़ा कुनबा होता है। तो उनको एहसास है कि बड़े कुनबे में किस तरह बच्चों की वो तरबियत नहीं हो सकती कि जो वो करना चाहती हैं। तो ये भी एक उनकी अपनी सोच है उनकी, और वो इसी से निकली है कि क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, तो इसलिए वो ये समझती हैं कि बच्चे इतने ही होने चाहिए कि जितने बच्चों की जितना को आप जिम्मेदारी दुरुस्त तरीके से पाल सकें और रिसोर्सेज दे सकें। बहुत अहम बात है। एक बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को वैसे भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का है। सादिका साहिबा, लास्ट में कोई शिकायत भी है आज की जनरेशन से? ज़ाहिर है बहुत करीब से आप देखती हैं उनको, बहुत से इलाकों में आप जाती हैं, बहुत से स्कूल, लेकिन क्या कुछ शिकायत भी है आज के बच्चे से? नहीं, मेरा ख्याल है शिकायत का तो मुझे हक भी नहीं है, क्योंकि हमने इस जनरेशन को दिया क्या है जो हम उनसे शिकायत करना शुरू करें, तो उसका तो हक नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये जनरेशन बहुत पिसी हुई जनरेशन है और बड़ी कई दुनियाओं में एक साथ रहने वाली जनरेशन है। आप ये देखें कि घरों के जो हमारे माहौल हैं वो वैसे ही हैं जैसे पहले थे। घरों के अंदर पाबंदियां हैं, ख़ास तौर से लड़कियों पे बहुत पाबंदियां हैं। वो सारी जो रस्में रिवाज, ज़बरदस्ती की शादियाँ, क्या होती है आटे की शादियाँ और इस तरह की चीज़ें बच्चियों की तकदीर में लिख दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं। और फिर अब क्योंकि टेलीविज़न का ज़माना है, हम टीवी के भी ड्रामे खूब देखती हैं, तो ये जब चीज़ें देखती हैं वो, और उन्हें ये नज़र आता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और औरतें किस तरह रह रही हैं और किस तरह कितने बड़े बड़े काम कर रही हैं, तो उनका ज़ाहिर है उनका शौक़ भी बढ़ता है। तो अब एक अजीब सी बात है कि हाथ में मोबाइल है, घर में पाबंदियाँ हैं, बाहर निकली स्कूल में तो थोड़ी सी आज़ादी मिल गई, तो अब वो कई दुनियाओं को एक साथ लेके चलना ये इतना आसान काम नहीं है। इसी तरह से फ्रस्ट्रेशन भी आती है। और आपने बिल्कुल सही बात की कि हमने आज के बच्चे को, इस जनरेशन को दिया ही क्या है कि हम उनसे गिले भी कर रहे हो। बहुत ज़बरदस्त काम आप कर रही हैं बड़ी प्यारी सोच के साथ, और ज़ाहिर है बहुत सारे बच्चे इस वक्त तालीम है जो कि हम दोबारा जब आपसे बात करेंगे ज़ाहिर है उनमें भी, उनकी तादाद में भी इजाफा हो गया होगा। हमेशा सलामत रखें। सादिका साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।